कॉन्टिनेंट में कैरेज में बैठी साशा पूरे रास्ते मुस्कुराती जा रही थी। माइकल से मिली और दिल में यही चल रहा था, यही तो बेस्ट फियांसे है जो मुझे मिल सकता था। उसकी मेड भी बड़ी खुशी से शादी की बातें करने लगती है तो साशा शर्मा के बोलती है, अरे अभी टाइम है शादी को, लेकिन मेड तो अभी से तैयारी शुरू करने को तैयार है। तभी कैरेज अचानक रुकती है। एक दुबला पतला इंसान सामने सामान गिरा देता है और उसका गुस्सैल एल्फ मालिक उसे कोड़े मारकर उठाता है। साशा बस उसे देखकर सोचती है, ह्यूमंस तो पूरी तरह बेकार होते हैं। लेकिन उसी पल एक अंधेरी गली में लाइट की झलक पड़ती है और साशा का दिल एकदम रुक सा जाता है। अबे ये सच में वो है। वो कैरेज से कूदकर गली में भागती है, लेकिन जितनी दूर जाती है लाइट गायब हो जाता है। आखिर में बस एक बंद गली और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहत की सांस लेते हुए वो बोलती है, शायद मेरा वहम था। पर जैसे ही पीछे मुड़ती है, दीवार पर लाइट का मैसेज होता है, जायंट टावर पर मिलो। बस साशा की चीख निकल जाती है। मेड दौड़कर आती है और साशा सोचती है, ओ नो, लाइट जिंदा है तो मेरी सारी रिवॉर्ड्स गई। ऊपर छत से लाइट पूरे ड्रामे को देख रहा होता है और एली से कहता है, आगे तुम संभालो। एली के चेहरे पर तो पागलपन वाली मुस्कान आ जाती है। आज साशा की जिंदगी बर्बाद करके ही मानूंगी मास्टर के लिए। बदला लेने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और दोनों अपनी फाइनल रिवेंज शुरू करने के लिए मुड़ते हैं। दूसरी तरफ एल्फ बैरिक्स में एनआईए और किया एक बंधे हुए बेचारे इंसान को चाकू फेंक फेंक कर तड़पा रहे होते हैं। वहीं शरफत नाम का गंदा एल्फ अपने ह्यूमन स्लेव को छू रहा होता है और उसके साथ ही मस्टे और कैप्टन चुपचाप उसे देखते रहते हैं। शरफत कैप्टन को काइटो की कहानी सुना रहा होता है, कैसे काइटो ने पागलों की तरह लोगों को मारा है और आखिर में एक ह्यूमन ने ही उसे खत्म कर दिया। अब ऊपर से ऑर्डर आया है, काइटो की मौत का बदला लो। शरफत को फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रॉप आउट था, कौन अपनी टीम छोड़कर भागता है, लेकिन मस्टे मानता है दोस्त था, बदला तो लेना पड़ेगा। इस सब के बीच भी एनआईए और किया उस गरीब इंसान को नहीं छोड़ते और शरफत बस कहता है, चलो इसे खत्म करो। लेकिन एनआईए और किया तुरंत मना कर देते हैं, हम अपने स्लेव के साथ जैसा चाहे वैसा ही खेलेंगे। ऊपर से वो शरफत को ही उल्टा सुनाने लगते हैं, तू खुलेआम इतनी घिनौनी हरकतें करता है, शर्म तो रख। शरफत बुरी तरह भड़क जाता है और पीछे खड़े मस्टे दोनों लड़कों को समझाते हैं, कम से कम इंसानों को जल्दी मुक्त कर दो, एल्फ के हाथों मरना भी उनके लिए अचीवमेंट है। पर मस्टे शक्ति से बोलता है, हर चीज का सही वक्त होता है, मजाक कब बंद करना है ये समझो। तभी कैप्टन की गरज चुप और उसकी ऑरा का दबाव पूरे कमरे को साइलेंट कर देता है। वो निया और खिया को डांटता है, ये टॉर्चर बंद करो। फिर मस्टे को देखकर बोलता है, थोड़ा ढीला भी पड़ा करो। इसके बाद शरफत को ऑर्डर करता है कि उस ह्यूमन स्लेव की जान खत्म कर दो। जैसे ही इंसान गिरकर शांत होता है, कैप्टन दोनों लड़कों से कहता है, अब गंदगी साफ करो। वो सिर हिलाकर काम पर लग जाते हैं और मस्टे को आदेश मिलता है कि तैयार हो जाओ, मिशन शुरू होने वाला है। उधर ह्यूमन गर्ल की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक इंसान को ऐसे मरते देख उसका मन काम जाता है। शरफत उसे देखकर कहता है, जा अपने कमरे में आराम कर। डरी हुई लड़की तुरंत भाग जाती है। कैप्टन उसे घूरते हुए शरफत को फिर चेतावनी देता है, ह्यूमंस के साथ खेलना बंद करो, हमारी ब्लड लाइन पवित्र है, हम किसी भी नीची जाति के साथ बच्चे नहीं कर सकते। वो याद दिलाता है कि सदियों से एल्फ्स की शादियां सिर्फ प्रतिष्ठित माएस्ट्रोस के साथ होती आई हैं और उसे भी वही परंपरा निभानी है। शरफत बोलता है, पर सर हमारी पावर तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ रही, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होने के बाद भी लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं। कैप्टन जवाब देता है, क्योंकि हमारी ब्लड लाइन क्रॉस ब्रीडिंग से डाइल्यूट हो चुकी है। आखिर में शरफत हंसते हुए हाथ उठा देता है, अरे मैं इंसान के साथ बच्चा थोड़ी करने वाला हूँ, बस टाइम पास चल रहा था। शरफत अपनी ही गंदी सोच पर हंस रहा था। उसे मजा आता है कमजोर लड़कियों को ये यकीन दिलाने में कि उसने उन्हें चुना है और फिर उन्हें तड़पते देखना कि कैसे उसे खुश करे। पीछे निया और किया उस मरे हुए इंसान की लाश घसीटते हुए भड़बड़ाते हैं, साला कितना बड़ा परवर्ट है ये। शरफत ऊब चुका है और कहता है, लड़की को भी निपटाना है क्या, अब मजा नहीं रहा है। पर कैप्टन साफ मना कर देता है, नहीं, अभी हमें कीटो का बदला लेना है, चाहे वो दगाबाज निकला हो। रात होते ही साशा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है। थोड़ी दूरी पर जंगल के बीच एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल बनता है और देखते ही देखते एक विशाल टावर खड़ा हो जाता है। टावर की चोटी पर इली खड़ी है, ठंडी नजर से साशा का इंतजार करते हुए। साशा अपनी खिड़की से उस रहस्यमय टावर को देखती है और घबराते हुए सोचती है, क्या लाइट ने मुझे यहीं बुलाया था। उधर जंगल में एक एल्फ कुछ छोटे ह्यूमन स्लेव ले जा रहा होता है। तब ये खूंखार और ठोस रास्ता रोक लेता है। अपनी जान बचाने के लिए एल्फ बच्चों को वहीं छोड़कर भाग जाता है और वो राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अगले दिन वही ड्राइवर शहर की एक टवर्न में बैठकर सुना रहा है कि जंगल में खतरनाक मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ गई है। एक एल्फ सोचता है, क्या ये सब उस जायंट टावर से निकल रहे हैं। दूसरा कंधे उचकाकर कहता है, हमारी किंगडम के पास इतना स्टाफ ही नहीं बचा कि कोई जांच करने भेजे।
पूरे शहर में अजीब टावर की जानकारी के लिए बड़े बड़े इनाम के पोस्टर्स लग चुके हैं। लाइट भी एक पोस्टर देखकर हैरान होता है, इतने सारे एल्फ इस डार्क चैलेंज में कूदने आ गए। पास ही 2 एल्फ एडवेंचरर्स नेमू को देखकर लार टपका रहे होते हैं। लेवल 150 होने का घमंड दिखाते हुए कहते हैं, गोल्ड जैसे बूढ़े को छोड़कर हमारे साथ चलो, ये बच्चा भी कोई साथ देने लायक है? नेमो ठंडी नजर से बोलती है, ना। लाइट कहता है, कृपया उसे परेशान मत करो। ये सुनकर दोनों भड़क जाते हैं और लाइट पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर तभी धड़ाम, लाइट बिना किसी मंत्र के सीधा बिजली का वार करता है। पल भर में दोनों वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही दोनों एल्फ समझते हैं कि लाइट की पार्टी कोई और नहीं बल्कि कुख्यात ब्लैक फूल्स है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक झटके में पूरा बाजार उनसे दूरी बनाने लगता है और लाइट अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है, जानते हुए कि अब उनकी खबर आग की तरह फैल जाएगी। चलते चलते वो बस मन में सोचता है, उम्मीद है आओयुकी सब ठीक से संभाल रही होगी। उधर जंगल में कुछ एल्फ एक बेड़ी में बंधी लड़की को आगे करके सावधानी से खोजबीन कर रहे थे। एक एल्फ डरते हुए बोला, यार ये जंगल कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। दूसरे ने घमंड से कहा, कोई दिक्कत होगी तो इस लड़की को चारा बनाकर भाग जाएंगे। बच्चे थक कर बैठ जाती है तो उसका मालिक बोलता है, चलो उठ, नहीं तो अभी पीट दूंगा। वो इसे इंसानों को बेकार कहते हुए बेइज्जत कर ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पर कुछ लार टपकती है। वो चौंक कर ऊपर देखता है और उसके ऊपर एक विशाल जबड़ा खुला हुआ। अगले ही सेकंड कचाक उसका सर चूर हो जाता है। ऑर्थोस बेझिझक उसके शव को हवा में उठा लेता है और बाकी एल्फ डर से पत्थर बन जाते हैं। अगले ही पल दहाड़ के साथ वो दोनों को भी नोच डालता है। अब बस बच्ची बचती है। वो कांपते हुए सोचती है, अब मेरी मौत पक्की। लेकिन ऑर्थोस उसे सूंघ कर बस मुड़ जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। लड़की अभी सांस भी नहीं ले पाती कि कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं। वो घबराती है, अब तो और बुरा होने वाला है, पर उल्टा गुंडे उसकी चोटों पर हीलिंग पोशन डालते हैं। लड़की हैरान, ये मदद क्यों कर रहे हैं? फिर वो उसके लिए कपड़े, खाना और एक स्टिक लाने की प्लानिंग करने लगते हैं। उनका लीडर तुरंत रिपोर्ट भेजता है, आओयुकी एक और इंसान बचा लिया हमने। टावर की चोटी पर आराम करती एल्ली उससे पूछती है, मिशन कैसा चल रहा है, और ये भी कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना आओयुकी के लिए मुश्किल तो नहीं। लेकिन बिल्ली जैसी लड़की मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है। एल्ली को यकीन नहीं होता, और अगर कोई इंट्रूडर बीच में आ गया तुम संभाल लोगी? आओयुकी फिर भी शांत रहती है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एल्ली मनी मन डरने लगती है। लाइट ने पूरा बोझ उसी पर ढाल दिया, कहीं एक छोटी सी गलती ने किसी मासूम की जान न ले ली तो? आओयुकी बस हौले से जवाब देती है, तुम बहुत सोच रही हो। एल्ली पूछती है, तो हम बस लाइट की कठपुतली बनकर रहे बिना दिमाग लगाए? आओयुकी तुरंत बोलती है, हाँ हमारा काम ही है मास्टर की हर बात मानना, उसके लिए लाइट की आज्ञा ही दुनिया का नियम है। लेकिन एल्ली को ये पालतू वाली भक्ति हजम नहीं होती, तो थोड़ी ज्यादा ही ओवर कर रही है। बस इतना सुनते ही आओयुकी की आंखों में खतरा चमक उठता है। अगर तूने मास्टर पर शक किया तो मैं तुझे यहीं मार दूंगी। एल्ली बेखौफ मुस्कुराती है, सच में? लगे हाथ ट्राई करके देख। माहौल इतना भारी हो जाता है कि लगता है अभी खून बह जाएगा। लेकिन तभी बेस से कॉल आता है, आओयुकी हम पहुंच गए। दोनों एक गहरी सांस लेकर पीछे हट जाते हैं। नीचे बेस पर गुंडे उस बचाई गई लड़की को एक बूढ़े इंसान के पास छोड़ते हैं जो हर रेस्क्यूड इंसान की देखभाल करता है। लड़की आंसू भरी आंखों से थैंक्स कहती है और वो उसे प्यार से कहते हैं, ख्याल रखना। ये सब देखकर एली को पहली बार यकीन होता है आओयुकी सच में हर इंसान की जिंदगी संभाल रही है। शायद वो सच में ये जंगल अकेले मैनेज कर सकती है। रात को साशा बेचैन है, मैं लाइट तक पहुंचूं कैसे? जंगल के मॉन्स्टर्स तो मेरे बस के बाहर हैं। ऊपर से व्हाइट नाइट्स भी जल्द जांच करने आ सकते हैं और अगर लाइट जिंदा मिला तो उसकी नाकामी उजागर हो जाएगी। आखिरकार वो खुद से फुसफुसाती है, कोई चॉइस नहीं है, ये खत्म करना ही होगा, लाइट को मारना ही पड़ेगा। अगली सुबह एल्फ रॉयल्टी और सारे बड़े बड़े नोबल एक बड़ी मीटिंग में जुटते हैं विशाल टावर की चर्चा के लिए। चांसलर कहता है व्हाइट नाइट्स को भेजना चाहिए, जांच जरूरी है। लेकिन कैप्टन हार्डी तुरंत इनकार कर देता है, मेरी एलीट सेना को ऐसे छोटे रहस्य के लिए नहीं भेजूंगा। उनकी बहस देखकर बाकी सारे नोबल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही शख्स है जो ये झगड़ा रोक सकती है, एल्फ क्वीन। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोलती है, हार्डी की बात सही है, व्हाइट नाइट्स को नहीं भेजेंगे, इसके बदले इनाम बढ़ा दो। जो भी एडवेंचरर चाहे वो जंगल की खोज करे। बस रानी का फैसला आते ही सब खड़े होकर निकल जाते हैं। चांसलर के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है हार्डी फिर जीत गया, और ये बात उसे अंदर तक जला देती है। मीटिंग के बाद हार्डी अपनी माँ एल्फ क्वीन का शुक्रिया अदा करता है, आपने मेरे सैनिकों को इस बेकार काम से बचा लिया। रानी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं
मैं अपने प्यारे बेटे को खतरे में कैसे डाल सकती हूँ। हार्डी सोचता है कि चांसलर राजनीति खेलकर उसे चढ़ाने में लगा है, खासकर ऐसे खतरनाक हालात में। रानी उसके गुस्से पर हंस देती है, पर हार्डी गंभीर होकर बोलता है ये मजाक नहीं है। उसे शक है कि चांसलर राजतंत्र को खत्म करना चाहता है। रानी शांत लहजे में कहती है वो क्या बिगाड़ लेगा जब मेरा भरोसेमंद बेटा साथ है। फिर वो उठकर धीरे से बोलती है लेकिन असली खतरा चांसलर नहीं, वो विशाल टावर है, ये पूरा देश मिटा सकता है। हार्डी हैरान, वो सोचता है क्या कोई नया डार्क लॉर्ड आने वाला है। रानी बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो सारी जातियां मिलकर उसे हरा सकती हैं। लेकिन वो ये भी कहती है कि डार्क लॉर्ड के जन्म के साथ ही इंसानों में एक हीरो भी पैदा होता है और वही उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो सकता है। वो कहती है कभी कभी सोचती हूँ पूरे ह्यूमन रेस को ही मिटा दे, लेकिन हार्डी याद दिलाता है ऐसा किया तो हम खुद विलेन बन जाएंगे। वो सोचता है अगर इंसानों ने माइस्ट्रो लेवल का हीरो पैदा कर दिया तो एल्व्स को या तो उससे दोस्ती करनी पड़ेगी या उसे खत्म करना होगा। माइस्ट्रो का नाम आते ही हार्डी को लाइट याद आता है, वही इंसान जिसके बारे में सालों पहले माइस्ट्रो होने की अफवाह थी। रानी कहती है वो इंसान तो मारा जा चुका है, कमजोर था। हार्डी मुड़कर बाहर निकल जाता है, मन ही मन बड़बड़ाता है इंसान तो मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाने चाहिए। उधर एल्फ शहर की गलियों में लाइट की टीम आराम से घूम रही होती है। वे देखते हैं कि वही दो एडवेंचरर्स दूर से घूर रहे हैं, ये फिर अटैक करेंगे क्या। तभी उनके पीछे साशा लाइट को देख लेती है और जोर से पुकारती है रुको। नेमू और गोल्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लाइट हाथ उठाकर रोक देता है। साशा धीरे धीरे लाइट के सामने आती है, वो कहती है अपना मास्क उतारो। लाइट शांत आवाज में बोलता है इसके नीचे तो बस जले हुए निशान हैं। लेकिन साशा मानती नहीं, सीधे उसका मास्क झटक कर गिरा देती है और लाइट का असली चेहरा सामने आ जाता है। शुरुआत से ही लाइट का मन कर रहा था कि साशा को उसकी औकात दिखा दे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि बदला तो उसे सही वक्त पर ही मजा देगा। साशा की बदतमीजी से नेमू भड़क जाती है, पर लाइट उसे पकड़कर रोकता है और खुद ही अपना हुड हटाता है और नीचे से जलने के डरावने निशान दिखते हैं। साशा एकदम दंग, अबे ये कौन है, समझकर कि वो गलत इंसान है वो वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही लाइट अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है, उसका इल्यूजन परफेक्ट काम कर गया था, वरना खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता। वो गोल्ड और नेमू को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने झगड़े में दखल नहीं दिया। गोल्ड तो वैसे ही फट जाता है कि साशा जैसी इंसान झेलना मुश्किल है, और लाइट भी मानता है, सोचता है कैसे वो कभी उसकी झूठी बातों में पड़ गया था। फिर वो दोनों को याद करवाता है कि मिशन पे फोकस करो, और तीनों दोबारा जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पीछे पीछे वही दो एल्फ उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। लाइट चिल्लाता है ओए बेवकूफो दूर हटो, पर वो सुनने वाले कहाँ थे। आखिरकार वो जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ लाइट के सर्वेंट से मिलना था, पर वहाँ कोई नहीं। तभी लाइट नोटिस करता है कि एल्फ उनकी स्पीड पकड़ भी रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं। नेमू बोलती है यार अफसोस है कि इतनी स्किल्स लेकर भी ये दोनों औरों को तंग करने में लगे हैं। लेकिन एल्फ तो खुद को हीरो समझ रहे हैं, बोलते हैं ह्यूमन को हमारी होली रेस के हाथ मरना ही सबसे बड़ा सम्मान है। लाइट तंगाकर बस एक नाम बोलता है, मीरा। एल्फ हंस पड़ते हैं, तेरे साथियों की थोड़ी पॉपुलैरिटी क्या मिल गई, खुद को बड़ा समझने लगा। और तभी उनके पीछे अचानक एक डरावनी औरत प्रकट होती है। मीरा धीमे ठंडे लहजे में कहती है तुमने मास्टर की बेइज्जती करके तुमने अपनी डेथ साइन खुद ही लिख दी है। और उसके हाथ अचानक भयानक मास्क के मुंहों में बदल जाते हैं और दोनों एल्फ को चबाकर निगल जाते हैं। खून, चीखे और फिर सन्नाटा। मीरा सफाई से खड़ी है। लाइट शर्माते हुए कहता है कि उसे तकलीफ हुई होगी। मीरा मुस्कुराती है, भले ही टेस्ट कचरा था पर मास्टर के लिए कुछ भी। गोल्ड मानता है कि मीरा की पावर्स कमाल है, पर वो डरावनी भी लगती है। नेमू भी पहली बार उससे सहमत होती है। मीरा हंसकर याद दिलाती है अरे डर क्यों, हम सब दोस्त है ना। और तभी जंगल की छाया से लाइट के 3 और सर्वेंट्स निकलते हैं। आगे आइस हीट नाम की मेड, उसके पीछे सूजू और जैक होते हैं अपने मास्टर के अगले आदेश के लिए। लाइट सबको धन्यवाद देता है तो आइस हीट सूजू को इशारा करती है कि रास्ता दिखाओ। सूजू बस हल्का सा सिर हिलाती है तो आइस हीट घबरा जाती है। थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखा सूजू का मस्केट, लॉक नाराज हो जाएगा। लॉक भी लाइट से माफी मांग लेता है। लाइट जानता है सूजू बहुत शाय है, इसलिए उसे उसकी खामोशी से कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर बाद सब साथ आगे बढ़ते हैं और गोल्ड जैक को आने के लिए शुक्रिया बोलता है। जैक हंसते हुए कहता है भाई तू इतना सोलो ग्राइंड कर रहा था तो मुझे आना ही था। गोल्ड खुश होता है, पर जैक आगे बताता है कि असल में एली ने ही उसे भेजा था, और हाँ वो लाइट को कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन तभी सारी लड़कियां जैक को घूरने लगती हैं। जैक हैरान, ओए सच में सिर्फ इसलिए कि मैंने मास्टर का निकनेम ले लिया। लाइट चुप है तो जैक माहौल और गर्म कर देता है। अरे फॉर्मल मत बनो, हम सब पार्टनर्स हैं, ऐसे दूर दूर रहोगे तो लाइट अकेला पड़ जाएगा। गोल तो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा है और लाइट आखिर बोलता है जैक बस। वो लड़कियों को याद दिलाता है कि जैक उसका बिग ब्रो जैसा है,
इसलिए निकनेम चल जाएगा। लड़कियां सिर हिला देती हैं, लेकिन ग्रुप का माहौल और भी भारी हो जाता है। लाइट आह भरता है और नोटिस करता है कि आई सीट अभिस वाली अपनी मेड ड्रेस छोड़कर कॉम्बैट गियर में है। पूछता है क्यों, तो आई सीट बताती है कि वो मेई के अंडर मेड ट्रेनिंग ले रही थी, पर सरफेस पर लड़ाई करनी है, इसलिए गियर बदलना पड़ा। मीरा खिलखिलाकर बोलती है, मेड आउटफिट को छोड़ दे, लड़ाई में अड़चन डालती है। आई सीट बुरी तरह ऑफेंड हो जाती है। हर बात मजाक में मत उड़ाया करो मीरा। दोनों की नोक झोंक चलती रहती है और लाइट खुश होता है कि कम से कम माहौल हल्का तो हुआ। वहीं जैक गोल्ड से पूछता है, ट्रेनिंग में कहीं ढील तो नहीं दी? गोल्ड फुर्ती से इनकार करता है। दोनों को साथ देखकर लाइट को लगता है कि ग्रुप फ्यूचर में ठीक चलेगा। फिर उसकी नजर सूजू पर जाती है। वो समझाता है कि सूजू की एक्सट्रीम शाइनेस है, इसलिए वो बस अपने मस्किट लॉक से ही ठीक से बात कर पाती है। लाइट फिर नेमोमू से पूछ बैठता है, वैसे सूजू सच में गर्ल है ना? नेमोमू पहले उलझती है, फिर हाँ कहती है। लाइट बताता है कि सूजू की कार्ड पर उसे एंड्रोजाइनस दिखाया गया था। मतलब क्या होता है बाद में चेक करूंगा। टावर में एली आयोकी के साथ चिड़चिड़ाते हुए इंतजार कर रही है और तभी ग्रुप पहुंच जाता है। मिजुना और बाकी लड़कियां लाइट को देखते ही दौड़कर उसका स्वागत करती हैं। एली सबको जायंट टावर में ले जाती है, एक ह्यूज मॉडर्न कमरा जिसे उसने अबिस कोड की टेक से बनाया है। पूरा टावर बाहरी अटैक से सेफ। अंदर एक विशाल ड्रैगन भी बैठा है, पर एली हंसकर बताती है वो उसका पेट है। फिर वो लाइट को बताती है कि ऊपर की फ्लोर स्पेशली उसके एक्ट के लिए है। सब ऊपर जाते हैं। लाइट अपने थ्रोन पर बैठता है और एली मिशन प्लान दोहराने की पेशकश करती है। वो बताती है कि प्लान सिंपल है, साशा की वेडिंग पर उसे बधाई देकर उसी वक्त उसे वो बदला सर्व किया जाएगा जो वो डिजर्व करती है। लेकिन एली एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है उसने लाइट के प्लान में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला खुद भी डाल दिया है ताकि ये रिवेंज सच में यादगार बने। एली समझाती है कि एल्वन व्हाइट नाइट्स उनकी रानी की सबसे खतरनाक फौज है, तो उसने पहले से ही उनके और अपने सोल्जर्स के बीच कुछ मैचेस सेट कर दिए हैं ताकि व्हाइट नाइट्स को आसानी से कुचला जा सके। और फिर जैसे ही वो व्हाइट नाइट्स को पकड़ लेंगे, एल्वन किंगडम की पूरी ताकत कट जाएगी, जिससे माइस्ट्रोज और बाकी 9 रेसेस के बारे में जितनी इन्फो चाहिए सब उन तक पहुंच जाएगी। पूरा जायंट टावर भी एली ने ही बनाया है, एक ऐसा फोर्ट्रेस जहां से उनका पूरा ऑपरेशन सेफ चलेगा। इसके बाद एली लाइट का एक शैडो क्लोन बुलाती है और बताती है कि ये ब्लैक मॉटली को खुद ब खुद रैंक अप करने देगा, जबकि असली लाइट यहीं रहकर पूरा खेल अनफोल्ड होते देखेगा। लाइट उसकी तैयारी देखकर खुश होकर एली की तारीफ करता है। एली फिर बताती है कि आओयुकी अभी साशा को अपने जानवरों से डराकर जायंट टावर की ओर खींच रही है। जंगल में साशा चारों तरफ घूमते भयानक जानवरों से डर रही है, पर फिर भी टावर की तरफ बढ़ती रहती है क्योंकि लाइट से मामला खत्म किए बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। टावर के अंदर लाइट सोच रहा है कि साशा पहुंचकर करेगी क्या, तो एली बोलती है पहले उसे मेरा प्यारा पेट वेलकम करेगा। बाहर जैसे ही साशा उस विशाल ड्रैगन को देखती है, उसका पूरा हौसला टूट जाता है और वो डरकर पीछे हट जाती है। एली कैमरे पर ये सब देख रही होती है और लाइट से कहती है चिंता मत करो, वो जल्द ही व्हाइट नाइट्स को लेकर वापस आएगी। और फिर वादा करती है वो एल्फों के खिलाफ सोल्जर्स को उतारकर ऐसा मैच सेट करेगी कि देखने का मजा ही और होगा। उधर उसी रात एल्वन क्विंडम में साशा रॉयल मीटिंग बुलाती है और बताती है कि जायंट टावर के आसपास दानव जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे मॉन्स्टर्स जंगल के आउटर एरिया में फैल गए हैं और टावर के गेट पर एक विशाल ड्रैगन पहरा दे रहा है। ये सुनकर सारे एल्व्स हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन नोबल्स को भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है इतनी ताकतवर चीजें अचानक कैसे प्रकट हो सकती हैं। साशा उन्हें मनाने की कोशिश करती है, तभी चांसलर बोल पड़ता है कि कुछ समय पहले ब्लैक मॉटली ने भी ऐसी ही रिपोर्ट भेजी थी। वो टॉन्ट मारता है कि 2 सोर्सेज एक जैसा बोल रही हैं, पर हार्डी अभी भी अपने व्हाइट नाइट्स को मोबिलाइज नहीं कर रहा और दूसरों को गंदा काम करने दे रहा है। हार्डी पहले तो चुप रहता है, फिर गुस्से में ऐलान करता है, ठीक है मैं खुद व्हाइट नाइट्स को लेकर उस ड्रैगन का सामना करूं। उसके जाते ही साशा चांसलर से पूछती है कि क्या वो उनके साथ मिशन पर जा सकती है। चांसलर मुस्कुराकर बताता है कि शुरुआत से ही उसका प्लान था साशा को भेजने का इस यूजफुल जानकारी के बदले, लेकिन वो चेतावनी भी देता है अपने पिता के कलेक्शन से एक खास आइटम साथ ले जाना, क्योंकि तेरी ताकत से तू लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं कर पाई। साशा हाँ में सिर हिलाती है और थोड़ी देर बाद अपने पिता से वो चीज मांगने पहुंच जाती है। अगले ही दिन हार्डी अपने सारे व्हाइट नाइट्स को इकट्ठा करता है और पूरा गेम प्लान समझाता है और बताता है कि रास्ता साशा दिखाए। शार्फट शक करता है कि क्या साशा उनकी स्पीड पकड़ भी पाएगी, पर साशा खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। माइकल तुरंत कूद पड़ता है, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। उधर पीछे एंजी और आइकिया बताती हैं कि साशा इसलिए साथ जा रही है क्योंकि चांसलर ने उसे फैमिली का सीक्रेट आइटम देकर भेजा है, जबकि भाई सोचते हैं कि असली वजह माइकल और चांसलर की दोस्ती है। शार्फट चढ़ जाता है, मिशन है ये
राजनीति क्यों घुसेड़ रहे हो? टावर में एली ये सब मैजिक से लाइट को दिखा रही होती है। लाइट पूछता है साशा कैसी है, तो एली जूम करके उसका चेहरा दिखाती है। साशा पूरा ध्यान लगाकर रास्ता ढूंढ रही है। लाइट उसकी प्लानिंग की खूब तारीफ करता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसका हाथ कांप रहा है एक्साइटमेंट से, बदला करीब है, और वो सोच रहा है साशा के चेहरे पर कैसी टूटी हुई एक्सप्रेशन आएगी जब सब कुछ पलट जाएगा। लाइट तो दुआ करता है कि साशा बस जल्दी पहुंच जाए। जंगल में शार्फर्ड को फिर शक होता है, ये रास्ता सही है भी या नहीं, पर साशा समझाती है कि पिछले बार उसने कुछ पेड़ों को निशान लगाया था, इसलिए वो पहचान पा रही है। तभी रास्ता उबड़ खाबड़ हो जाता है और साशा फिसलती है। माइकल बिजली की तरह पकड़ लेता है। मिस्टी जंगल में इनका ये मिनी रोमांस देखकर शार्फर्ड का दिमाग घूम जाता है। ये दोनों ये सब कैसे मैनेज करते हैं भाई? टावर में आयुकी बोलती है आ रहे हैं व्हाइट नाइट्स, और सच में थोड़ी देर में पूरा दल टावर के सामने पहुंच जाता है। गेट खुद ब खुद खुलता है और अंदर से 2 विशाल ऑर्थोस मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर जंगल में चले जाते हैं। उनके पीछे और भी मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। शार्फर्ड घबरा जाता है, अटैक करे क्या? पर हार्डी रोक देता है, नहीं, हमारा मेन टारगेट तो ड्रैगन है, और याद रखो जो एडवेंचरर पार्टी हमने हायर की है वो भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फिर जंगल में फ्लेयर्स फूटते हैं और सारे बड़े मॉन्स्टर्स वहीं की तरफ भाग जाते हैं। रास्ता साफ होते ही कप्तान पूछता है टावर में यही 2 ऑर्थोस थे ना? साशा सिर हिला देती है। हार्डी तुरंत आदेश देता है सब अंदर चलो, टावर अब खाली है, बस वो ड्रैगन बचा है। लेकिन वो चेतावनी भी देता है सावधान रहना, टावर में और चालें भी छुपी हो सकती हैं। इनसाइड इन्फिल्ट्रेशन के लिए हार्डी एक साइलेंस स्पेल डालता है। पूरा माहौल जैसे एकदम डेड, कोई आवाज नहीं। साशा कांप कर कहती है हार्डी की बदनाम रेपुटेशन बेकार नहीं है, ये तरीका सच में डरावना है। व्हाइट नाइट्स जैसे ही टावर के अंदर घुसते हैं, एली लाइट को देखकर मुस्कुराती है, तैयार हो जाओ, गेम शुरू होने वाला है। और तभी उनके पैरों के नीचे छिपा एक टेलीपोर्टेशन सर्कल स्टार्ट हो जाता है। एक झटके में पूरा टीम अलग अलग जगह बिखर जाता है, टावर की घातक भूल भुलैया में फंसा हुआ। लाइट ये सब देखकर बस मुस्कुराता है, अब असली मजा शुरू होगा। इन एल्स को तड़पते हुए उसकी मुट्ठी में आने में कोई देर नहीं। ये था एपिसोड 9। अगला हिस्सा मिस मत करना और सामने दिख रहा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।